प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम आरंभ संकल्प से सफलता संपूर्ण से। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग ने पिछले हफ्ते सेशन थोड़ा डिले किया, वो आज जाके हो रहा है। नेपाल क्राइसिस की बात करेंगे आज के सेशन में। नेपाल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। पिछले हफ्ते की बात करें या फिर हम उसके भी पिछले हफ्ते की बात करें तो नेपाल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टडी करने के लिए, बिकॉज नेपाल हमारा पड़ोसी देश भी है। साथ साथ में नेपाल में हमारे कल्चरल टाई-अप्स भी है, इकोनॉमिकल टाई-अप्स भी है, और वो हमारा बहुत पुराना साथी रहा है। हमारे हिस्टोरिकल रूट्स भी जो है कहा जाए तो नेपाल से जुड़े हुए हैं। वो भले हिंदुइज़्म की बात हो, कि जनक जी की बात हो, श्री राम की बात हो, सीता जी की बात हो, या फिर बुद्धिज़्म की बात हो कि जहाँ पे बर्थ प्लेस ही जो है गौतम बुद्ध का लुम्बिनी है जो कि नेपाल में है। और भी हमारे बहुत सारे धर्म, ट्राइबल्स, कल्ट्स, सब कुछ जो है नेपाल का कहीं ना कहीं से रूट टच करके आता है। बिहार में अभी इलेक्शन है और बिहार से बॉर्डर शेयर करता हुआ नेपाल, वहाँ पे इतना बड़ा क्राइसिस आपको देखने मिला। अब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, बट स्टिल एक बहुत ही ज़्यादा, एक कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जनता जो होती है वो जनरेशन के हिसाब से चेंज होती जाती है। कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में पास होती है, तो क्योंकि आगे वाली जनरेशन पीछे वाली जनरेशन को कहती है कि अब आपका टाइम गया, अब हमारा टाइम स्टार्ट। जैन जी के नाम पे ये प्रोटेस्ट वायरल हुआ। पूरे 3 दिन का समय काल लगा। एक 20 से 25 साल का युवा जो एक झुंड में निकला हो और उसने जो है सारे देश का तख्ता पलट कर दिया हो। प्रधानमंत्री भागना पड़ रहा है, कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स, उनको जो है मतलब कह सकते हैं कि प्रताड़ना दी गई। बट ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तो नहीं मानी जाएगी, बट स्टिल नया जनरेशन है, नया प्रोटेस्ट है, कुछ कह नहीं सकते। नेपाल की अगर बात करें तो आज नेपाल की क्राइसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ये कंटिन्यूसली हो रहा है। पहले हमने ये चीज़ हमारे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान में देखा, जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को निकाल के तालिबान आता है। फिर उसके बाद हमने श्रीलंका में देखा। श्रीलंका में भी जो है राष्ट्रपति के घर में जो है लूटपाट मची, वहाँ का पार्लियामेंट भी जो है आप समझ सकते हैं बर्बाद कर दिया गया। वहाँ के लोकल्स ने जो है वहाँ पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को टेक ओवर किया। फिर उसके बाद यही चीज़ हमने देखा बांग्लादेश में, जहाँ पे बांग्लादेश की पीएम, उनको भी जो है भागना पड़ा। वहाँ पे भी पूरा देश जो है एक कह सकते हैं कि यूथ के हाथ में, यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है उसके हाथ में आया, पूरा डेमोक्रेसी चेंज हुई, और कह सकते हैं कि फिर से वहाँ पे जो है तख्ता पलट वाली हालत चल रही है। और इसके बाद आपको क्या दिखता है, नेपाल। तो ये हमारे पड़ोसी देशों को जो है बहुत ही गौर से देखने की ज़रूरत है। नेपाल के बारे में आज डीपली जो है रिसर्च करके हमारे करंट अफेयर्स के फैकल्टी हैं दिवस द्विवेदी सर, वो आपको जो है आज इसके ऊपर बहुत डेप्थ में लाइट देंगे। तो मैं अब विदाउट एनी डिले दिवस सर को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। दिवस जी, आप जो है थोड़ी देर बाद, मतलब विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है आपके साथ जुड़ेंगे। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और हो सकता है आप लोगों ने देखा हो ये क्लासेस यूट्यूब में करंट अफेयर्स में मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे प्रमुख एकेडमी में। और हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी में मेरा इंटरेस्ट है और सारे जियो पॉलिटिक्स भी मैं कवर करता हूँ फाउंडेशन बैच में जो भी स्टूडेंट्स करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो आज के सेशन है प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम के आप कैंडिडेट हैं, तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो नेपाल का जो इश्यू है उसको लेके क्यूरियोसिटी होगी आपके मन में। तो थोड़ा सा एक पीपीटी में आपसे शेयर करूंगा, तो पीपीटी में हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे, है ना, सारे डायमेंशन जानेंगे। तो गिव मी अ सेकंड, मैं अभी आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, विजुअल है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो टाइटल है ये बर्निंग नेपाल का। अभी आप लोगों ने एक रिसेंटली एक इश्यू देखा होगा कि देखिए जो सर ने बातें बता दी है उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जो उन्होंने नहीं बताया ट्राई करेंगे कि हम वो सारे पॉइंट्स को कवर करें। तो अभी लेकिन मैं समराइज करता हूँ एक बार आप लोगों को कि अभी नेपाल में क्या हो रहा है कि जो जेनजी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली नाम तो उसे जेनजी प्रोटेस्ट दिया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ जेनजी ही नहीं, कंप्लीट यूथ इन्वॉल्वमेंट है। उसे ऐसी क्यों इन्वॉल्वमेंट है ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जेनजी की डेफिनेशन भी आप देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे क्राइटेरिया भी होते हैं जो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते,
बाकी जो क्राइटेरिया होते हैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सपोज करिए कि कोई 22 साल का है, तो वो भी जेन ज़ी कहलाएगा, कोई 17 साल का है, वो भी कहलाएगा इंडिया के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको जॉब करनी है, कुछ भी करना है, तो 18 साल से आपकी एज ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कंप्लीट यूथ का है, लेकिन जेन ज़ी प्रोटेस्ट यहाँ पे नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जेन ज़ीज़ की जो इन्वॉल्वमेंट है ज़्यादा है कंपैरेटिव अदर। तो इसलिए इस प्रोटेस्ट का नाम जेन ज़ी प्रोटेस्ट दिया गया है, क्योंकि जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है उसके नाम पर उस प्रोटेस्ट का नाम होता है, इसलिए इस प्रोटेस्ट का भी नाम यहाँ पे जेन ज़ी प्रोटेस्ट दिया गया है। अब ये जो प्रोटेस्ट है आप लोगों ने अगर मैप देख रखा हो, सबसे पहले मैं थोड़ा-सा मैप आपको दिखाऊँगा नेपाल का। हाँ, ये नेपाल का मैप है, आप कर देख रहे होंगे, ये इंडिया है। इंडिया के नॉर्थ में अगर हम देखेंगे, नेपाल है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। और इस नेपाल अपनी बॉर्डर इधर चाइना से शेयर करता है, वेस्ट में अपने नॉर्थ में, और साउथ में इंडिया से शेयर करता है। तो इनकी एक ब्यूटीफुल हिस्ट्री रही है, जैसा कि सर ने बताया कि पहले डायनेस्टीज़ थी, चाहे मल्ल डायनेस्टी के बारे में बात सर ने की। इसके अलावा सर ने गौतम बुद्ध की बात की, सर ने जनक राजा की बात की, भगवान राम के ज़माने की भी बात की, तो बहुत सारी बातें सर ने की। तो लोकेशन सबसे पहले आप आइडेंटिफ़ाई करिए, एक यूपीएससी एस्पायरेंट क्या करता है, हर एक इश्यू को ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल 5 डायमेंशन में देखता है। तो सबसे पहले हम इस पूरे इश्यू को ज्योग्राफिकल डायमेंशन में देखेंगे, तो आपको जो ज्योग्राफी है, जो कॉन्टेक्स्ट है, ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, वो समझ में आएगा। फिर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में आएँगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में आएँगे, सोशल एस्पेक्ट्स में आएँगे। फिर जो इम्पैक्ट हुआ है, क्या इम्पैक्ट हुआ इस मूवमेंट का, वह देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि अदर कंट्रीज़ को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे इंडिया को क्या सीखना चाहिए, जो भी कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया में, उन्हें क्या सीखना चाहिए। तो हमारी क्रोनोलॉजी है पढ़ने की, और यही यूपीएससी की नोट्स बनाने की हो, चाहे आंसर राइटिंग की हो, न्यूज़पेपर रीडिंग की हो, मैगज़ीन जो मैं बनाता हूँ, आप लोगों ने प्रमुख समीक्षा मैगज़ीन आती है, उसमें भी अगर आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे, तो आप देखिएगा, उसमें भी एक सिस्टमैटिक वे रहता है किसी भी चीज़ को प्रेज़ेंट करने का। तो आज जो हमारा डिस्कशन भी एक सिस्टमैटिक रहेगा, अरेंज्ड रहेगा, जिससे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एसे लिख सको, तो आप एसे लिख पाओगे इस इश्यू पर, मेंस के आंसर भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि आप 500 वर्ड्स में आसानी से लिख पाओगे। इस तरह से हम इसको डायमेंशन को कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्यूरियोसिटी आपको तो यही जानने की होगी कि आखिर ये मूवमेंट हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले उसके जो करंट में जो रीज़न्स रहे हैं, फैक्टर्स रहे हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने देखा होगा कि अभी ये जो प्रोटेस्ट है, नेपाल फेस कर रहा है मैसिव जनजी यूथ प्रोटेस्ट, यहाँ पे सितंबर 2025 में। अब इसको बेसिकली बोला जा रहा है कि जब से 26 जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन पे बैन लगाया गया, उसके बाद जो यूथ था, सड़क में आ गया, ठीक है? और उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया। अब जो प्रोटेस्ट था, उसमें 22 लोग मारे गए, ये भी न्यूज़ आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा 400 प्लस लोग इंजर्ड हुए, काठमांडू में कर्फ्यू लगा, और पीएम केपी शर्मा ओली ने रिज़ाइन किया। ये तो एक न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो ट्रांजिशन में चल रही है, वो हमने यहाँ पर देखा। अब आगे अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट है, सोशल मीडिया पर बैन है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है अपने आप में। अब ये सारा प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? सबसे पहले थोड़ा-सा एक कहानी एक ये जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपने नेपो किड का नाम सुना होगा। नेपो किड्स यहाँ पे बोला जाता है कि जो बॉलीवुड में जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनके बच्चों को ही काम मिलता है। तो नेपोटिज़्म उस वर्ड को यूज़ यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा जो लीडर्स होते हैं, उनके बच्चों को जब लीडरशिप में रोल दिए जाते हैं, उन्हें भी नेपो किड्स बोला जाता है। बेसिकली एक ऐसी पोस्ट में जो लोग बैठे हैं, अपने बच्चों को या अपने जो उनके नीचे आते हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, उन लोगों को ही जब क्या है, ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं, एक अच्छी पोस्ट में उनको अपॉइंट करते हैं, तो इसको नेपोटिज़्म वर्ड यूज़ किया जाता है। अब ये नेपोटिज़्म वर्ड इंडिया में बहुत देखने को मिलता है ना? बहुत सारे नेताओं के जो बेटे हैं, बड़े-बड़े पोस्ट में अभी रहते हैं, तो ये वहाँ भी देखा जा रहा था। लेकिन अगर आप देखें, भारत तो एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, लेकिन नेपाल एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है ना? अब यहाँ पे जो नेपो किड थे, उनका क्या था, सोशल मीडिया के थ्रू उनकी जो लाइफ़स्टाइल है, वो सारी शेयर हो रही थी। उनका रहन-सहन, खान-पीन, ये सारी चीज़ें आम लोगों के बीच में जा रही थी। आम लोग परेशान हैं, आम लोग को तो आम लोग के पास समस्या थी कि उनके पास सड़क नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है, 40% के आस-पास अनएम्प्लॉयमेंट है ना? भुखमरी से लोग जी रहे हैं। इतनी हालत ख़राब है कि लोग, जो रसिया और यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, उनके बीच वॉर चल रहा है, तो रूस की तरफ से वॉर लड़ने भी गए हैं, सिर्फ़ पैसों के लिए। तो एक तरफ जो सारा यूथ यहाँ पे जीने-खाने के लिए भी, उसके लिए सर्वाइव करने के लिए भी उसकी कंडीशन नहीं है। वहीं एक नेपो किड्स हैं, जो लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहे हैं, गुची के जो बैग हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब कि उनकी इतनी लग्ज़रियस लाइफ़, और वहीं एक मेजर जो पॉपुलेशन है, वो इतनी गरीबी में जी रही है। तो ये कहीं न कहीं सोशल मीडिया के थ्रू क्या हो रहा था, ट्रेंड कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो हैशटैग नेपो किड्स वहाँ पे हैशटैग चल रहा था।
तो इससे क्या हो रहा था कि जो टिकटॉक है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म वहाँ पे हैं, उन पे क्या हो रहा था कि लगातार उनके वीडियोज़ ट्रेंड किए जा रहे थे। वीडियो 2 पार्ट में हुआ करते थे। एक पार्ट में दिखाया जा रहा था कि नेपो किड्स की कितनी अच्छी लग्ज़रियस लाइफ़ है। दूसरे पार्ट में ये दिखाया जा रहा था कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था कि लोगों के बीच में रोष तो अपने आप आ रहा था। अब ये तो देखिए सरकार की भी नज़र रहती है। सरकार ने एक ऑर्डर यहाँ पे दिया, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। सरकार ने कहा कि एक ऑर्डर लाया जाएगा, उस ऑर्डर के तहत सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको रजिस्टर किया जाना है 28 अगस्त के पहले। सरकार ये ऑर्डर क्यों ला रही थी? सरकार चाहती थी कि सोशल मीडिया में जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उस पे कंट्रोल लगाया जाए। लेकिन ऐसा कोई कानून तो था नहीं, तो सरकार कंट्रोल तो लगा नहीं सकती थी। तो सरकार ने एक ऑर्डर लाया। सरकार ने कहा 28 अगस्त के पहले-पहले सभी को क्या करना है, रजिस्टर करना है। अगर वो रजिस्टर नहीं करते हैं, तो दे वुड बी डीएक्टिवेटेड इन द कंट्री, वो कंट्री से डीएक्टिवेट कम कर दिए जाएँगे। अब इस ऑर्डर के बाद कुछ कंपनी जैसे टिकटॉक है, वो चाइना की कंपनी है, मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म है, बीवर है। तो जो चाइना की कंपनीज़ थी, उन्होंने तो रजिस्टर करवा लिया, क्योंकि चाइना का और उनका एक अच्छा रिलेशन है, नेपाल का फ्रेंडली रिलेशन है। लेकिन जो यूएस बेस्ड कंपनी होती हैं, वो इतना ज़्यादा छोटी-मोटी जो गवर्नमेंट होती हैं, उनके प्रेशर में नहीं आती, इवन तो यूएस के प्रेशर में भी नहीं आती। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने इसको फॉलो नहीं किया और रजिस्टर खुद को नहीं करवाया। इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने जैसा बोला था कि सरकार ने इसको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को लगभग 22 के आस-पास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इनको बैन कर दिया। अब सोशल मीडिया बैन हो गया, सोचिए यूथ आज अभी आप देखिए आस-पास में सभी लोग कोई इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं, कोई यूट्यूब चला रहा है। मतलब 10 बच्चे अगर आप देख रहे होंगे तो 9 लोग तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म चला रहे हैं। अचानक से ये बैन हो जाए, तो अब वो करेंगे क्या? है ना? अब उनके मन में और भी सारी चीज़ें आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, एक पीस मूवमेंट की आह्वान किया कि हम एक पीस मूवमेंट चलाएँगे और इस मूवमेंट को जो हामी नेपाल नाम का जो एनजीओ ग्रुप था, उसने लीड किया। एक एनजीओ ग्रुप था हामी नेपाल का, उसने कहा कि हम सभी यूथ को मोबिलाइज़ करेंगे और हम एक पीस मूवमेंट या डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाएँगे, जिसमें हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कोई वायलेंस प्रोटेस्ट ये नहीं होगा। इन्होंने कहा कि जो मैतीघर मंडला है, यहाँ से लेके जो पार्लियामेंट है, वहाँ तक एक मार्च जाएगा और पार्लियामेंट के पास हम पीस मूवमेंट करेंगे कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको बहाल किया जाए। लेकिन आप देखेंगे मिलिट्री का यूज़ सरकार ने किया, सरकार ने इनको दबाने के चक्कर में सरकार ने क्या किया कि मिलिट्री का यूज़ किया और मिलिट्री यूज़ करने की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। यहाँ पे आपने देखा कि लगभग 22 के आस-पास लोग मारे गए और ये जो लोग मारे गए 22 लोग, 400 लोग इंजर्ड हो गए, उनमें से एक 12-13 साल का बच्चा भी था। अब ये जब इतना ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला, ऐसा नेपाल की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं था, तो लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए। लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए और मैसिव लेवल पर अगर लोगों की पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में आ गई। अब जब बहुत सारे लोग जब आ गए तो फिर सरकार ने और दबाने का प्रयास किया, सरकार ने कर्फ्यू लगाया कि नेपाल में कर्फ्यू लगा देते हैं, खास तौर पे काठमांडू वाले जो कैपिटल है वहाँ पे। लेकिन वो कर्फ्यू भी काम नहीं किया। जो फिर उसके बाद क्या हुआ, सोशल मीडिया का जो प्लेटफ़ॉर्म जो बैन सरकार ने लगाया था, उनको हटा दिया गया। लेकिन उससे काम नहीं बना। तो जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, उससे भी काम नहीं बना। बाद में प्रेशर बढ़ने लगा पीएम केपी शर्मा ओली पर। पीएम केपी शर्मा ओली उस टाइम पे जो पीएम थे, उन्होंने भी क्या किया, रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे लोगों का जो प्रोटेस्ट है, वो कम नहीं हुआ और लगातार अगर आप देखेंगे उनके घरों को जला दिया गया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। अब ये तो बात हो गई कि केपी शर्मा ओली को भी रिज़ाइन देना पड़ा, उनके मिनिस्टर्स उनको रिज़ाइन देना पड़ा। फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा-दौड़ा के मारा गया। इसके अलावा पार्लियामेंट है, जो भी वेरियस गवर्नमेंट के जो बॉडीज़ थी या अगर हम देखें बिल्डिंग्स थी, उनको नुकसान पहुँचाया गया। अब ये तो हो गई कहानी कि ये सब मूवमेंट चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि आईने के 2 पहलू होते हैं। एक फ्रंट होता है जहाँ पे आपका चेहरा दिखाई देता है और दूसरा बैक होता है जहाँ पर कहते हैं ना कि जहाँ पे रफ चीज़ें लगी हुई होती हैं जिससे आईना बेहतर काम कर पाए। अब आईने का जो दूसरा पहलू है उसको भी जानने की आवश्यकता है कि आखिर दूसरा पहलू है क्या? अब हम बात करेंगे थोड़ा-सा वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वहाँ पे नेपाल पे। थोड़ा-सा हिस्ट्री पहले देख लेते हैं हल्का-सा। हालाँकि सर ने बताया है नेपाल की हिस्ट्री के बारे में कि एंशिएंट टाइम पे जो किराता डायनेस्टी वहाँ पे रूल करती थी। किराता डायनेस्टी और नेपाल वही स्थान है जहाँ लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ, लुम्बिनी है जहाँ पर, छठी सेंचुरी बीसी में। उसके बाद अगर आप देखेंगे लिच्छवी डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती है 4th से न न 9th सेंचुरी तक और आर्ट एंड कल्चर और जो पॉलिटी का डेवलपमेंट नेपाल में होता है, ठीक? इसके अलावा अगर हम देखेंगे मल्ल डायनेस्टी रूल करती है काठमांडू वैली पर, जहाँ पे रिच टेम्पल्स बने, बहुत सारी चीज़ें हुई। और बाद में 1768 का टाइम आता है जहाँ पृथ्वी नारायण शाह जो मॉडर्न नेपाल के फाउंडर हैं, उन्होंने क्या किया, यूनिफिकेशन किया नेपाल का 1768 में। ये सारा एनिमेशन दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों को सारा दिख रहा है सब कुछ? यस सर। यस सर। ओके।
फास्ट हो रहा हो, स्लो हो रहा हो तो बता देना आप लोग। समझ में आ रहा है सारी चीजें? यस सर, समझ आ रहा है। तो हमने कहानी तो देख ली मूवमेंट की, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे हिस्टोरिकल एंगल हल्का सा देखेंगे, क्योंकि सर ने बता दिया है। एंशियंट हिस्ट्री देखा, फिर हमने यहाँ पे हम थोड़ा सा मिडाइवल टाइम पे आए तो मल्ल डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी। फिर 1768 में पृथ्वी नारायण शाह के लीडरशिप में यूनिफिकेशन किया जाता है नेपाल का। ठीक, बाद में अगर आप देखेंगे मॉडर्न इंडिया में जब अंग्रेजों के टाइम पे यहाँ पे चल रहा था, तो एक युद्ध होता है, एक एंग्लो नेपाल वॉर। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 1816 तक होता है, जहां पर नेपाल हार जाता है एज यूजुअल, क्योंकि ब्रिटिश की आर्मी बहुत पावरफुल थी। और उसी के बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली होती है, जहां पे जो नेपाल के कुछ रीजन्स थे, जैसे सिक्किम है, कुमायूं है, गढ़वाल है, ये वाले रीजन जो वर्तमान में उत्तराखंड का पार्ट है, उसे ब्रिटिशर्स ले लेते हैं नेपाल के किंग से। तब से जो वो रीजन है सिक्किम, कुमायूं, गढ़वाल, ये वाला भारत वाले रीजन में आने लगा। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में डेवलपमेंट होता है। बाद में राणा रूलर्स आते हैं और 1846 से 1951 तक यहाँ पे रूल करते हैं। ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे थे वहां पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी जहां पे वो इंपॉर्टेंट समझते थे वहां पे डायरेक्ट रूल करते थे। उनकी जो गवर्नर्स थे वहां वो रहते थे, जहां पे ज्यादा उनका इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं होती थी, वहां पे जो रूलर्स थे उन्हीं से वो टैक्स ले लिया करते थे, लेकिन उनको ऑटोनॉमी दे देते थे। तो राणा रूलर्स जो थे 1846 से 1951 तक रूल करते हैं। ठीक है, और इसी टाइम पे अगर हम देखेंगे एक कोर्ट मास्कर भी होता है यहाँ पे, ये मोनार के टाइम पे। बाद में आप देखेंगे 1951 का टाइम आता है, 1947 में भारत आजाद हो जाता है। और जब एक देश आजाद होता है ना, उसके आसपास भी उस देश की लहर चलती है। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी ना, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो कैसी क्रांति थी? वो लोगों की क्रांति थी, राजाओं के खिलाफ, मोनार्क के खिलाफ क्रांति थी। तो जब फ्रांस में क्रांति हुई, जहां से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी का नारा आया, तो वहां से वो जो नारा फैला ना, तो फ्रांस के बाद स्पेन गया, जर्मनी हुआ, तो हर जगह रिवोल्ट होने लगे। तो आसपास के रीजन में भी क्या होता है, उस रिवोल्ट का इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि भारत भी आजाद हुआ था। भारत एक डेमोक्रेटिक, कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के रूप में इमर्ज होकर सामने आया था। तो यहाँ पे नेपाल में भी उसका इम्पैक्ट हुआ और डेमोक्रेटिक मूवमेंट 1951 से शुरू होने लगे। ठीक है, बाद में जब ये मूवमेंट हुए, किंग त्रिभुवन वहां पे रूल कर रहे थे, नेपाली कांग्रेस थी और इंडियन सपोर्ट, इन तीनों ने मिलकर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत की। अब आपके मन में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है कि राजा का जो पद है वो बना रहेगा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, है ना, ये सारे भी काम कर रहे होंगे, लेकिन जो ज्यादा पावर होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज होती हैं उनके पास होगी। समझ रहे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या? राजा का पद भी बना रहेगा, दूसरा संविधानिक पद भी बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑफिसर्स वो भी बनेंगे, और ज्यादा ताकत कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी उनके हाथ में रहेंगी। तो 1951 के बाद जब ये नेपाली कांग्रेस है, इंडियन सपोर्ट के बाद ये शुरुआत होती है डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। फिर अगर आप देखेंगे 1990s के आप आसपास देखेंगे, तब भी अगर आप देखें 1990s तक प्रॉपर्ली डेमोक्रेसी वहां पे रन नहीं कर रही थी। किंग वीरन के टाइम पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। अब जैसे भारत एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, क्योंकि भारत में कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी है ना, सीपीआई है, वेरियस पार्टी यहाँ पे काम करती हैं। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मल्टी पार्टी की शुरुआत होती है 1990s में। ठीक, बाद में आप देखेंगे जन आंदोलन 2006 में दिखता है, ज्ञानेंद्र जो वहां पे रूलर हुआ करते थे वो लूज कर देते हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट की जो पावर है वो रिस्टोर हो जाती है। उसके बाद रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है 2008 में, जो नेपाल है। अब दो चीजें यहाँ पे देखा आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, रिपब्लिक। रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या डिफरेंस है? रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो स्टेट ऑफ हेड होता है ना, वो चुना हुआ होता है, मतलब दे हैव टू बी इलेक्टेड, किसी के द्वारा वो चयनित होना चाहिए। रिपब्लिक होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति जो होता है हेड ऑफ स्टेट है, तो राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है, वो कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स के द्वारा, लोकसभा मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है भारत में, तो वो रिपब्लिक है, इंडिया की रिपब्लिक कंट्री है। तो इसी तरह से जब मोनार्क जो सिस्टम था उसको हटाया जाता है, तो रिपब्लिक कंट्री के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है 2008 में नेपाल। इसके बाद अगर आप देखेंगे नए कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में बनता है और लगभग 7 प्रोविजन उसमें शामिल किए जाते हैं। अब 2015 तक किसी तरह से संवैधानिक विकास नेपाल का हुआ। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ठीक है, अब इतना सब कुछ हुआ, लेकिन अब रीजन क्या हुआ कि ये सब मूवमेंट हो गया? अब अगर आप बात करें कि इनके पीछे कारण क्या रहे, 2015 से जब से नेपाल गवर्नमेंट आई, तो 3 लोगों ने क्या किया, पूरे नेपाल को रूल किया। उनमें पहले हैं शेर बहादुर देउबा, जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है वहां पे। मैंने आपको बताया कि 1990s में मल्टी पार्टी का सिस्टम शुरू हो गया था। तो नेपाली कांग्रेस एक पहली पार्टी है जिसके हेड हैं शेर बहादुर देउबा। या तो ये इस पार्टी की तरफ से हमेशा ये पीएम का पद पर रहे,
इनकी आइडियोलॉजी है अपनी सोशल डेमोक्रेटिक कहने के लिए आइडियोलॉजी है। बस अगर हम देखेंगे तो मेजर पार्टी में नेपाली कांग्रेस है, शेर बहादुर देउबा के लीडरशिप में चलता रहा नेपाल, या तो जो सीपीएन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, उसके लीडर हैं केपी शर्मा ओली, इनकी लीडरशिप में नेपाल चलता रहा, या तो जो तीसरे इंपॉर्टेंट लीडर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनके लीडरशिप में। तो इनको बोला जाता है बिग थ्री। इनको बिग थ्री बोला जाता है, नेपाली कांग्रेस, देउबा को, ओली को और प्रचंड को। इन तीनों ने पूरे नेपाल में रूल किया जब से डेमोक्रेसी नेपाल में बनी। अब यही पलट पलट के आ रहे थे। पॉपुलेशन यूथ है सबसे ज्यादा, यूथ में क्या, यूथ को डिमांड क्या, एजुकेशन की, स्किल की, एम्प्लॉयमेंट की, है ना, और फ्रीडम की। लेकिन अगर आप देखेंगे जब बार बार वही वही लीडर आते हैं और जो मेजर इश्यूज हैं उनको टैकल करने का प्रयास नहीं करते हैं। अब बात तो यही नहीं है, ये तीन तो केवल सेलेक्ट होके आ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंज नेपाल में देखने को मिल रहे हैं। अब उसके अलावा क्या चैलेंज देखने को मिले, एक तो ये लोग अपने पद नहीं छोड़ रहे हैं, नए लोग लीडरशिप में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा लगातार स्कैंडल्स, अगर हम देखेंगे रैम्पेंट करप्शन स्कैंडल्स देखने को, एयरबस डील को लेके स्कैम हुआ 2017 में, वो लोगों की जानकारी में आ कि भाई सरकार हमारी इतनी ज्यादा स्कैम कर रही है, यूथ में 21% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ज्यादातर जो डिपेंडेंसी है रेमिटेंस पर है, 33% के आसपास। रेमिटेंस मतलब होता है कि जब एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं कमाने के लिए, वहां से पैसा अपने देश में भेजते हैं, उसे रेमिटेंस बोला जाता है। तो कहने का मतलब क्या कि हमारी जीडीपी परफॉर्म नहीं कर रही है, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ पे करप्शन चल रहा है, डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब जो मेजर रूलर्स हैं, जो पीएम हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं के बच्चे ही बड़े बड़े पदों में बैठ रहे हैं, वो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो ये सारे जो इश्यूज थे, खास तौर पे करप्शन का मुद्दा लोगों के दिमाग में चढ़ गया। अब जो ये करप्शन का मुद्दा था, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल यहाँ पे कोट करता है कि जो देउबा हैं, शेर बहादुर देउबा, अक्यूज फॉर टेकिंग इलीगल कमीशन इन द परचेज ऑफ एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट खरीदा गया उनके द्वारा इलीगल, उसमें अगर हम बात करें काम किया गया, और इसमें कहते हैं ना कि करप्शन देखा गया। दूसरा जो इन्हीं की वाइफ हैं आरजू राणा देउबा, करंटली द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। तो आप देखिए यहाँ पे इन्हीं की वाइफ को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। अब इन्होंने भी, अगर हम बात करें इलीगल फ्रॉडलेंट टर्निंग, यहाँ पे देखने को मिलता है कि उन्होंने भी क्या किया, रिफ्यूजीज को लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कैंडल किया। अब इस तरह से बहुत सारे केसेस नेपाल में आए। केपी शर्मा को लेके यहाँ पे केस ऑफ कंटेम्प्ट हुआ कि उनके द्वारा, उन पर जब जांच हुई तो उन्होंने बहुत सारी जो अथॉरिटीज थी उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो ये सारे रीजन जो थे, सिर्फ ये लीडरशिप ही चेंज तो नहीं कर रहे थे, लेकिन करप्शन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि यूथ कंप्लीटली वहां पे परेशान हो गया। अब उसके बाद जो मूवमेंट हुआ, तो आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे आपको जो बिल्डिंग्स है जलाई गई पूरी तरह से। आप देखेंगे जो पार्लियामेंट हो, इसके अलावा जो लीडर्स के जो बिल्डिंग थे, घर जला दिए गए, हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करना पड़ा मिनिस्टर्स को। तो ये तो यहाँ पे बात हुई। अब इसके हमने दो रीजन दें, एक तो करंट जो इश्यूज था वो हमने देख लिया यहाँ पे, हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट था वह भी हमने देख लिया यहाँ पे, कॉजेस भी हमने यहाँ पे देखे, कौन कौन से कारण रहे नेपाल में जो मूवमेंट हुआ उसको लेके। अब आगे बढ़ते हैं, कि ये जो नेचर था कैसा था इस मूवमेंट का। तो ये जो यूथ मूवमेंट था, इसमें 13 से 28 साल के लोग इन्वॉल्व हुए, जिसे जेनजी प्रोटेस्ट बोला गया, ठीक है। और जिसमें हामी नेपाल संगठन ने इसमें ज्यादातर योगदान दिया। इसमें सपोर्ट किया काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह ने, हु रोज विया सोशल मीडिया पॉपुलेशन। प्रोटेस्ट स्लोगन था इंड करप्शन इंड एलिटिज्म। तो करप्शन को खत्म करना है, एलिटिज्म को भी खर्च करना है, सॉरी समाप्त करना है। अब ये तो मूवमेंट की शुरुआत हुई, लेकिन अगर ये मूवमेंट को प्रॉपरली टैकल किया जाता, इस मूवमेंट को प्रॉपरली डील किया जाता, डेमोक्रेटिकली इसको मैनेज किया जाता, तो ये कभी भी बड़ा चैलेंज नहीं बनता। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्मी तो उतारा ही, उसके अलावा अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, लोग मारे गए। तो पूरी तरह से अगर हम देखेंगे तो जो सेंटिमेंट्स थे वो जो लोग जेनजीस के फेवर में आ गए, आम लोग उतर गए। अब जनता से बड़ा तो कुछ होता नहीं, जनता सब कुछ देखती रहती है ना कि क्या हो रहा है देश में। अब इतनी बड़ी जनसंख्या जब उतर आएगी तो चाहे कितने ही मिलिट्री हो, कितना ही पुलिस हो, वो उनको कंट्रोल कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा रीजन हुआ। बाद में आर्मी डिप्लॉय की जाती है और कुछ खाना पूर्ति की जाती है बेसिकली, कि चलो इन्वेस्टिगेशन पैनल बिठाते हैं कि ये मूवमेंट हुआ, इसके क्या फैक्टर्स रहे, इनको कैसे खत्म किया जाए। ये गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया, लेकिन लोग क्या है, सेटिस्फाई नहीं रहे। अब ये तो बात हुई फैक्टर्स की, हमने देखा क्या कॉजेज रहे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमने देखा नेपाल का। अब हम बात करेंगे जो ये इम्पैक्ट क्या हुआ इस जेनजी रिवोल्ट का। इम्पैक्ट में आएंगे, इससे पहले मैं एक बार डाउट लेना चाहूंगा आप लोगों को, कोई डाउट हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। एनीवन?
किसी को डाउट है? सर जो एथनिक इश्यू है नेपाल में वो इसका कोजिस में आ सकता है? यस, आ सकता है। मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है कि हर एक चीज के हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, सोशल, कल्चरल, तो इस तरह के कॉजेज होते हैं। लेकिन जो एथिकल है, इनको रिलीजियस कॉजेज के अंदर ही हम काउंट कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई जो पॉइंट्स रहते हैं उनको आप रिलीजियस कॉजेज में डाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भी आप मेंस के जो आंसर्स लिखे जाते हैं, उनमें क्या होता है कि प्रायोरिटी देखी जाती है कि कौन से ऑप्शन को आपको प्रायोरिटी में रखना है। सपोज करिए कि आरबीआई के बारे में आपने सुना होगा, तो आरबीआई का मेन काम, आरबीआई के 2 काम हैं। एक तो क्या है कि देश में डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देने के लिए लोन देना, मतलब कि एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प करना बैंक्स की। दूसरा है नोट इश्यू करना। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप पहले ये बताओगे नोट इश्यू करना। क्यों? क्योंकि मेन काम क्या है? नोट इश्यू करना आरबीआई का। जी। उसी तरह से जो रिवोल्ट होता है उसका मेन कारण एक ही होता है। मतलब अगर जो फैक्टर्स देखें, तो पॉलिटिकल फैक्टर ज़्यादा उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को बताना होगा, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को, ज्योग्राफी, और फिर कल्चरल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल बता सकते हैं आप रिलीजियस के उसमें। ओके सर, थैंक यू। ओके, एनीवन? सर हुँ। सर ये जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कहीं ना कहीं कोई डिफरेंट कंट्री का कहीं ना कहीं रोल हो सकता है सर? अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि बहुत सारी थ्योरी होती हैं, रील्स में, वीडियोज़ में, इस तरह से चीज़ें आती हैं कि हाँ, कुछ और कंट्रीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। देखिए, बेसिकली किसी भी देश का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इस बात के लिए मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, तो उसका यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारी पॉलिटिकल फंडिंग हो सकती है, ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती है, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। तो कहीं न कहीं इसके पीछे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, अदर कंट्रीज़ के भी इन्फ्लुएंस होता है इनमें। लेकिन अगर आप देखेंगे ना कि अगर हमारे देश में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो कोई हमारे देश में कोई इश्यू ही ना हो, इस तरह के बड़े इश्यू ना हो, तो कहीं प्रोटेस्ट को कोई हवा कितना भी दे, वो इतने बड़े रिवोल्ट के फॉर्म में नहीं बनेगा। अगर कोई देश सपोर्ट कर भी रहा है, लेकिन जो मैं कॉजेज़ बता रहा हूँ, जो डाटा बता रहे हैं, जो लोग वहाँ पे फेस कर रहे हैं, उसकी जो सच्चाई है, उसको नहीं नकारा जा सकता। तो हो सकता है कि कहीं और से कुछ हेल्प मिली हो, है ना? कुछ एनजीओज़ की, इस तरह के ग्रुप तो हर जगह रहते हैं, है ना? नॉन स्टेट एक्टर्स इनको बोला जाता है। नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो किसी और देश में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। तो वो हर देश में, पाकिस्तान भी तो भारत में करने का प्रयास करता है ना, लेकिन भारत में तो इस तरह का रिपोर्ट नहीं करवा पाता कोई भी। मैं कहता हूँ चलिए नेपाल है, बड़ी कंट्रीज़ है, रसिया, चाइना, वो भी भारत में नहीं करवा पाते। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न है कि भारत में जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, या भारत में जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें तो दिख रही हैं। हो सकता है कि यूथ में एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन जो जीडीपी का डेवलपमेंट है, आप देख रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, सरकार काम कर रही है। मिज़ोरम में जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी आपने देखा पहली बार रेलवे लिंक हुआ फर्स्ट टाइम में पूरे इंडिपेंडेंस के बाद। इस तरह से आप चाहे ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में हो, तो बहुत सारे क्षेत्र में सरकार काम भी करती है, तो कुछ तो काम दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि जिस तरह से नेपाल में आप देखिए, सिर्फ़ 3 ही लोग रूल कर रहे हैं और कोई रूल ही नहीं कर पा रहा है। उस तरह से भारत में भी आपको नहीं देखने को मिलता है हालाँकि, लेकिन कंप्लीटली इस तरह से नहीं है। मध्य प्रदेश में आप सीएम देखेंगे, बदल दिया गया तुरंत, है ना? उसके आप राजस्थान में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, तो अलग-अलग जगह सरकारें आ रही हैं, लोगों को बदला जा रहा है, पार्टी मेंबर्स को शामिल किया जा रहा है और लोगों को मौका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान थे, तो नेपाल में होता तो उनके बेटे को ही बना दिया जाता, है ना? लेकिन भारत में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव जो वहाँ के पर्सन थे, उनको दिया गया मौका। वहीं राजस्थान में आप देखेंगे तो एक सरपंच आदमी जो सरपंच था, उसके बाद पहली बार विधायक बना, उसको पहली बार सीएम बना दिया गया। तो ग्राउंड के आदमी को सीधा सीएम बना दिया गया। तो ग्राउंड के जो उसने चीज़ें सीखी, उसको एक लेवल पर वो यूज़ करेगा उन सारी बातों को। तो भारत में इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं वो करवा सकता कोई। लेकिन चूँकि अंदरूनी क्या था ना कि अंदरूनी इतना कमज़ोर हो चुका था नेपाल, जो कहते हैं ना कि स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम जिन्हें बोला जाता है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या? एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है ना? एजुकेशन है। यही इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी कि कोई कितना ही सरकार कितना ही एफर्ट डालती, इन प्रोटेस्ट को नहीं रोका जा सकता था। एक ना एक दिन तो ये होने थे। गॉट इट? यस सर। एज़ अ यूपीएससी एस्पायरेंट आप भी जब आप ही आंसर लिखें ना, तो इस तरह की जो चीज़ें क्या होती हैं, जिन चीज़ों का आधार नहीं होता, ठोस उनका कोई कहते हैं ना रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई कोट नहीं होता, तो आपको इन सारी चीज़ों को मेंशन नहीं करना चाहिए आंसर राइटिंग में, इस चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि एक डिबेट का मामला होता है ना? आप लोगों को जो स्ट्रक्चरल जो कॉजेज़ हैं, उन पर फोकस करना चाहिए। एनीवन? और कुछ? नो सर। आप आगे बढ़ा जाए? जी सर। अब बात करते हैं ये जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, आइए।
पहला इम्पैक्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला। मैंने आपको बताया कि हर चीज़ को मैं 4 डायमेंशंस देखता हूँ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, है ना? इन्हीं 4-5 डायमेंशंस देखता हूँ। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या देखने को मिला यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, है ना? उन्होंने क्या किया, उनका इस्तीफा देना पड़ा, जो भी और मिनिस्टर्स उनको इस्तीफा देना पड़ा। नई पार्टी और नए ऐलान सामने देखने को लेके आए हैं। लोगों ने किसी और को, कोई एक पर्सन, मुझे एग्ज़ैक्टली उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनको कहा कि इनको अभी बेसिकली कहते हैं ना कि सिटिंग रोल दिया जाए, जिसके बाद कुछ रिफॉर्म्स लाने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला। फर्स्ट टाइम यूथ जो थे, जेन ज़ी थे, उनका जो डिसीजन था पॉलिटिकल फोर्सेस को अगर हम देखें तो इमर्ज एज अ डिसिसिव पॉलिटिकल फोर्स। तो पहली बार जो यूथ थे, एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के रूप में निकल के सामने आए। हर देश में जो पॉपुलेशन होती है 60-70%, जो खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो यूथ पॉपुलेशन होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया इन सब के चक्कर में क्या है कि पॉलिटिकल जो इवॉल्वमेंट है वो नहीं दिखाते हैं। आप में अगर देखेंगे, जब बहुत सारे लोग, आपके भैया बहुत सारे लोग होंगे जो कभी वोट डालने नहीं जाते, है ना? पॉलिटिकल चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते, जॉब है, अपनी पढ़ाई सभी में लगे रहते हैं। तो यूथ का जो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे नेपाल में वही कम यहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को मिला यूथ का। दूसरा, प्रोटेस्ट कल्चर शिफ्ट ए रूरल आर्म स्ट्रगल टू अर्बन टेक ड्रिवन मूवमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक तरह का जो कल्चरल शिफ्ट देखने को मिला मूवमेंट में। पहले आर्म रिबेल हुआ करते थे, मतलब क्या कि जैसे नक्सल्स वगैरह मूवमेंट हुए, एक आर्म रिबेल मूवमेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें टेक ड्रिवन मूवमेंट हुआ, अर्बन टेक ड्रिवन मूवमेंट। टेक्नोलॉजी का लोगों ने यूज किया, है ना? सोशल मीडिया का यूज किया और एक तरह से बड़ा आंदोलन इन्होंने खड़ा कर दिया। और लोगों ने मांग की भाई डिजिटल फ्रीडम होना चाहिए। अब भारत में अगर आप देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, आर्टिकल 19(1)(a) मेंशन करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसी तरह से यहाँ पे डिजिटल फ्रीडम होना चाहिए, डिमांड की गई। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी सरकार काम कर रही है, कोई भी सरकार स्टेप उठा रही है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे भारत में आरटीआई है, सरकार कोई काम कर रही है, कुछ भी रिपोर्ट आपको जानना है तो आप आरटीआई अप्लाई करेंगे, आपको सरकार के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन इस तरह का नेपाल में स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे बात है कि सरकार कोई काम करे तो ट्रांसपेरेंट रखे, चीजों को लेके ओपन रहे, है ना? आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में छपता है कि इतने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट भारत में हुआ, उसकी बिडिंग हो रही है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिडिंग में, उस कंपनी को पैसा मिल रहा है जो कम पैसे में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रेडी है, चाहे रोड निर्माण हो, पुल निर्माण हो, कुछ भी हो। तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था वहां पे अपनाने की आवश्यकता है। एंटी करप्शन में जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो भी यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। एथनिक इश्यूज को भी यहाँ पे टैकल करने की आवश्यकता है। साथ ही वाइडन ट्रस्ट गैप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन, स्पेशली अर्बन एजुकेशन यूथ। तो ये एक सोशल इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा गवर्नमेंट पर इम्पैक्ट अगर देखें तो बैन ऑन सोशल मीडिया में बैकफायर किया। अब इससे अन्य देशों को भी सीखने की आवश्यकता है कि जो वर्तमान में सोशल मीडिया है वो लोगों के लिए एक हथियार है। हालांकि यूथ का दिमाग भी खराब कर रहा है ये सोशल मीडिया, क्योंकि ऑल टाइम सोशल मीडिया में इन्वॉल्वमेंट देख करना हो, पढ़ाई लिखाई को लेके हो, तो लोगों का जो पूरा रुझान है आधा से ज्यादा टाइम उसी सब में रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि सोशल मीडिया ने किस तरह से लोगों को एकजुट भी किया और एक रिवोल्ट यहाँ पे तैयार किया खास तौर पे। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया बैकफायर्ड, जो बैन किया गया सरकार ने उसने बैकफायर कर दिया। बैकफायर मतलब क्या होता है, गोली कहीं और आपने मारी, वो गोली वहां से जाके खुद आपको आके लग गई। तो उन्होंने जो सोशल मीडिया बैन किया वो उनपे ही बैकफायर हो गया। इसके अलावा शोड स्टेट इनएबिलिटी टू हैंडल डिसेंट डेमोक्रेटिकली, इसने यह भी दिखा दिया कि सरकार ऐसे मूवमेंट को डेमोक्रेटिकली हैंडल नहीं कर सकती है। डेमोक्रेटिकली में हैंडल का मतलब ये होता है कि आपस में तालमेल करके, लोगों से बात करके, अलग अलग पार्टीज से बात करके उस मूवमेंट को शांत करवाना। तो ये सरकार हैंडल नहीं कर सकती, ये चीज इसने दिखा दिया। साथ ही इंटरनल गवर्नेंस को, रिफॉर्म्स को लेकर यहाँ पे मांग हुई। सर्विलेंस लॉज को, कि सारे लॉज को सर्विलेंस की जाए। डाटा राइट्स यहाँ पे होनी चाहिए। ह्यूमन राइट का वायलेशन जो हुआ उसका भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ओवर ह्यूमन राइट वायलेशन। तो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला, क्योंकि आप देखेंगे जब लोगों को मारा जाएगा तो जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी, बड़े बड़े देश हैं, वो सब निंदा करेंगे, इस बात की कंडेम करेंगे कि इस तरह का जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का इम्पैक्ट यह भी गवर्नमेंट इम्पैक्ट में आता है। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिला। अब अगर आप देखेंगे ना, जो मूवमेंट हुआ तो उसमें एक बड़ा कारण इकोनॉमिकल फैक्टर भी था। अब ये कैसे फैक्टर था, आप देखेंगे यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन नेपाल एक अगर आप देखेंगे कि नेचुरली जो बहुत ज्यादा सुंदर एक देश है, तो वहां पे एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म का, कि लोग आते हैं, उनको गाइड करते हैं,
तो जैसे मान चलिए कि मैं हूँ, मैं सपोज कि मैं नेपाल का नागरिक हूँ, तो मैं वहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड हूँ, तो लोग यहाँ से जा रहे हैं, भारत से जा रहे हैं, जगह से जा रहे हैं, तो मुझे 1000 2000 3000 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं उनको दिखा रहा हूँ कि हाँ नेपाल की ये जगह ले गया घुमाने, वो जगह ले गया घुमाने। लेकिन मेरा कनेक्शन कैसे हो पाएगा टूरिस्ट से? वो हो जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू, ऐड के थ्रू, है ना? मैं कनेक्ट करूँगा कॉन्टैक्ट के थ्रू, वो चीज़ें होती हैं किससे? सोशल मीडिया के थ्रू। अब वो कहीं न कहीं लोगों को पैसा भी देती हैं, रोज़गार भी देती हैं, है ना? इसके अलावा टूरिज़्म से क्या होता है, जो लोग शॉप्स खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, ठेला है, कोई मैगी लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है। इस तरह से अगर देखें तो उनको इकोनॉमिकली भी हेल्प करते हैं। अब जो ये सोशल मीडिया बैन हुआ ना, इसने क्या किया, इकोनॉमिकली यहाँ पे हिट किया लोगों को, टूरिज़्म को हिट किया, ट्रेड को हिट किया। इस तरह का जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही एक तो ऑलरेडी इनकी इकोनॉमी बहुत वीक है, ऊपर से ये चैलेंज देखने को मिला। दूसरा एक और इम्पैक्ट होगा क्या, इन्वेस्टर्स का यहाँ पे कॉन्फिडेंस हिल गया दिमाग से और कैपिटल फ्लाइट देखने को मिलेगा। कैपिटल फ्लाइट क्या होता है कि जब एक देश में लोग, दूसरे देश के लोग पैसा लगाते हैं कंपनियों में, इंडस्ट्रीज में, कि उनको उम्मीद ये होती है कि ये देश अच्छी तरह से गवर्नमेंट रन कर रही है यहाँ की, और जो गवर्नमेंट अच्छी रन करेगी तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो उस कंपनी को भी फायदा होगा जिसने उस देश में इन्वेस्ट किया है। सपोज करिए मेरी कंपनी है और मैं गया नेपाल में इन्वेस्टमेंट किया, अडानी की कंपनी है, अडानी ने वहाँ पे मोगादिचू प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ एक और प्रोजेक्ट है, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है बांध में। तो वहाँ पे जो डैम बनाया जाएगा उसमें उन्होंने क्यों इन्वेस्ट किया है कि उन्होंने ये सोच के इन्वेस्ट किया है कि यहाँ पे जब डेवलपमेंट होगा तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह का जो इश्यू होता है, उस वजह से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर मार्केट है या इन सारी चीजों में जो पैसा लगाते हैं, वो तुरंत पैसा खींच लेते हैं। उस पैसे खींचने को कैपिटल फ्लाइट बोला जाता है। इसके अलावा जो ऐड मिलते हैं, बड़ी-बड़ी जो संस्थाएँ हैं, ब्रिक्स है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ऐसी संस्थाओं से ऐड मिलते हैं। तो ऐड गवर्नमेंट को मिलते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, उस ऐड का यूज़ करेगी लोगों के हित में, वेलफेयर में। अब सरकार ही नहीं रहेगी तो ऐड तो सस्पेंड हो ही जाएगा। तो ये इश्यू देखने को मिलेगा। साथ ही यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, साथ ही ब्रेन ड्रेन में इजी इफ रिफॉर्म्स नॉट इंट्रोड्यूस। तो अगर यहाँ पे इफ रिफॉर्म्स नहीं इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो ब्रेन ड्रेन लोगों को आसानी से किया जा सकता है, लोगों का जो दिमाग है वो मोबिलाइज किया जा सकता है। तो ये इकोनॉमिकल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा जंजीर रिवोल्ट्स का। अब तो ये सारा मामला हमने देख लिया, अब हम इस आर्टिकल को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एक भारत का सिविल सर्वेंट या एक भारत की यूपीएससी एस्पायरेंट्स किस तरह से देखे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू इस मूवमेंट को। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी सर। हम्म। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न क्यों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नेपाल है, इसकी बॉर्डर लगती है भारत से। 4-5 जो राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं, 1700 किलोमीटर जो इसकी जो बॉर्डर है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न इसलिए हो जाता है कि लोगों का मूवमेंट होगा, लोगों का मूवमेंट होगा। जैसे बांग्लादेश में जब क्राइसिस है तो लोग भाग के भारत में आने लगे। अब इससे क्या हो जाता है कि जो माइग्रेशन रिलेटेड जो क्राइसिस निकल के सामने आता है कि लोग यहाँ पे आए, बस गए, अब उनको यहाँ की नागरिकता कैसे दी जाएगी। जैसे आपने असम में रोहिंग्यास का मामला, रोहिंग्या में बोलो सॉरी, बांग्लादेश में जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ तो उस टाइम पे आजाद जब पाकिस्तान से हुआ ना, तो वहां के लोग, पाकिस्तान की जो सेना थी, बांग्लादेश में लोग इतना ज्यादा फोर्स कर, इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, वो भाग भाग के लोग भारत आ रहे थे। तो असम में लगभग 80,000 लोग आ गए। अब वो लोग यहाँ से वापस गए नहीं, बांग्लादेश ने मना कर दिया। तो यहाँ पे एनआरसी का मुद्दा फिर आया कि उन लोगों को कैसे भेजा जाए। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो इसे क्राइसिस बोला जाता है, माइग्रेशन रिलेटेड क्राइसिस। तो ये क्राइसिस देखने को मिल सकता है। भारत और जो नेपाल के बीच बॉर्डर इतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं है, इतनी ज्यादा सिक्योर नहीं जैसे पाकिस्तान के साथ है। तो यहाँ पे रिफ्यूजी इन्फ्लो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्मगलिंग देखने को मिल सकती है। स्मगलिंग क्या, ड्रग्स वगैरह, जैसे पाकिस्तान, अभी आप देखो जो आर्म्स वगैरह की जो स्मगलिंग होती है, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, तो पाकिस्तान में अगर आप देखो सुरंग वगैरह बना के वो करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है नेपाल से भारत में, क्योंकि नेपाल से भारत के बीच जो बॉर्डर है बहुत ज्यादा पोरस है, मतलब कि बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं है, या मतलब कि फेंस नहीं है प्रॉपरली। तो इससे यहाँ पे स्मगलिंग का इश्यू देखने को मिलता है। एक्सट्रीमिस्ट इन्फिल्ट्रेशन, पाकिस्तान से टेररिस्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान से टेररिस्ट नेपाल जा सकते हैं और नेपाल का आईडी कार्ड बनवा के भारत घुस सकते हैं और भारत में आतंकी गतिविधि का अंजाम दे सकते हैं। अब वहां पे जो आसपास के जो जिले हैं वो बहुत ज्यादा इससे चैलेंज फेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो जिले हैं जैसे महाराजगंज है, सीतामढ़ी है, किसानगंज है, तो यूपी और जो बिहार के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है।
दूसरा डिप्लोमेटिक एंगल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया के। डिप्लोमेटिक एंगल क्योंकि पॉलिटिकल वैक्यूम यहाँ पे हो गया। अब कोई पॉलिटिकल वैक्यूम तो वहाँ पे है, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं वहाँ पे, है ना। तो इससे क्या ओपन स्पेस बन जाता है चाइना के इन्फ्लुएंस के लिए, कि चाइना हो सकता है मनी या इस तरह की पावर देखे ऐसी पार्टी को खड़ा कर दे जो चाइना में जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते ले, लेकिन बाद में ऐसा काम करे जिससे चाइना के इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके। तो चाइना का इन्फ्लुएंस बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा दिखाई देती है। और अगर चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बनता है तो भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक एंगल से चैलेंज बनेगा। क्यों? क्योंकि नेपाल भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। अगर नेपाल भी चीन की भाषा बोलने लगेगा तो भारत साउथ एशिया में अलग थलग पड़ जाएगा। पाकिस्तान चीन की भाषा बोलता है, म्यांमार लगभग चीन की भाषा बोलता है, बांग्लादेश में रिवोल्ट हो वो भी चीन की फेवर में गया। तो भारत अगर देखेंगे तो अकेले यहाँ पे पड़ सकता है। तो बाद में यहाँ पे आवश्यकता हो जाती है कि नेपाल और भूटान जो भारत के बहुत पुराने दोस्त हैं, इनको यहाँ पे साथ में रखने की आवश्यकता है। तो मतलब अगर देखोगे तो बहुत पतली सी एक कहते हैं ना कि थिन लाइन है यहाँ पे, खासतौर पे डिप्लोमेटिक चैलेंजेस को देखने को मिलती है। तो ये एक डिप्लोमेटिक चैलेंजेस को कैसे टैकल करेगी गवर्नमेंट, ये यहाँ पे इशू बनेगा, ये यहाँ पे बात होगी। इंडिया नीड केयरफुल बैलेंसिंग, तो भारत को यहाँ पे केयरफुल बैलेंस दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे भारत को दो चैलेंज है, एक तो भारत को वहाँ पे सरकार स्टैब्लिश करनी है, दूसरा भारत को डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी उसको सपोर्ट भी करना है। चाइना का क्या, चाइना तो डेमोक्रेसी है नहीं, तो चाइना तो डेमोक्रेटिक सेटअप पे बिलीव नहीं करता, लेकिन भारत एक डेमोक्रेसी है। और चूंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ था, तो एक तरह का भारत को जो सपोर्ट होना चाहिए वो नेपाल को के लोगों के हित में होना चाहिए, साथ ही साथ डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए। तो ये दोनों जो चैलेंज, डिप्लोमेटिक चैलेंज देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आपने यहाँ पे देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिकल एंड सोशल टाइज, मिलियंस ऑफ नेपाली सिटीजन भारत में वर्क करते हैं, आपको पता होगा। यहाँ से बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड बहुत छोटी मोटी जॉब में यहाँ पे करते हैं। तो उनको वो यहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उनके लिए होती है। तो ये भी अगर हम बात करें इकोनॉमिकल सोशल टाइज भारत के अच्छे हैं, लेकिन इससे अब जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है उसके बाद यहाँ पे मामला थोड़ा सा हर्ट कर सकता है इकोनॉमिकली इंडिया को भी। इंस्टेबिलिटी हो सकती है, इससे क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड होता था, टूरिज्म होता था, वो रुक जाएगा। अगर आप नेपाल जाने वाले थे घूमने, है ना, तो आप नहीं जाएंगे अभी नेपाल, है ना। आप देखेंगे भाई इतना ज्यादा वहाँ पे रिवोल्ट हो रहा है, तो आप क्यों जाएंगे अभी। तो ये एक पशुपति का जो पशुपतिनाथ है वहाँ पे, जनकपुर है, ऐसे टूरिस्ट प्लेस है, तो वो इकोनॉमिकली यहाँ पे हर्ट हो सकते हैं। साथ ही डेमोक्रेटिक लेसन फॉर इंडिया, इंडिया को यहाँ क्या सीखने की आवश्यकता है, ये चीज यहाँ पे याद रखना है। क्योंकि भारत में भी अगर आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे जो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप हैं, वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि भारत में इस तरह का फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, इस तरह का रिवॉर्ड भारत में भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लीडर्स ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे भारत की डेमोक्रेसी 75 साल की ऐसे ही नहीं हुई है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके सामने आई है। पूरे साउथ एशिया में आप देखोगे ना, साउथ एशिया का मैप उठाओ, साउथ एशिया में कोई भी देश डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो पाई है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। और इंडिया सिर्फ सक्सेस ही नहीं हुई है, इवन भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूथ फ्रस्ट्रेशन दिख, लेकिन जो चैलेंज है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। चैलेंज क्या है? यूथ फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट भारत में बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और उस बेरोजगारी को टैकल नहीं किया जा रहा है, वो आने वाले समय में चैलेंज देखने को मिल सकता है। दूसरा करप्शन, आपको पता है कि भारत में भ्रष्टाचार ज्यादा है, एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके बड़े बड़े ऑफिसर्स मिनिस्टर तक करप्ट पाए जाते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया बैन ऑफन बैकफायर फ्यूलिंग मोर एंगर, कई राज्यों में सोशल मीडिया बैन किए गए तो उसके बाद उस वहाँ चैलेंज देखने को मिला, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो, फिर चाहे आप कश्मीर में देखेंगे। तो सोशल मीडिया का बैन अगर भारत में भी होता है तो इस तरह के चैलेंज देखने को मिल सकता है। लेकिन सरकार को यहाँ देखने की आवश्यकता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसको कंट्रोल ना करे। लोगों की जो फ्रीडम अगर आप कंट्रोल करेंगे तो लोग रोड में आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। तो इसको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही यूथ इंक्लूसिव गवर्नेंस इन साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, यूथ का इंक्लूसिव गवर्नेंस हो इसकी आवश्यकता है। सरकार भले सरकारी नौकरी ना दे सबको, लेकिन स्किल दे, लोन दे, एम्प्लॉयमेंट दे, किसी भी तरह सरकार यहाँ पे लोगों को सपोर्ट करे, जिससे लोगों का जो दिमाग है, रिवोल्ट है या इस तरह की निगेटिव जो एक्टिविटीज होती हैं जो एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, उन एक्टिविटीज को बढ़ावा ना मिले। तो यहाँ पे ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं उनको देखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सरकार के पास जरूर यहाँ पे चैलेंज है। आगे हम देखें तो ग्लोबल एंड रीजनल रिएक्शन, इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया
और ग्लोबल क्या रिएक्शन देखने को मिले। इंडिया ने तो देखिए पहले तो भारत कुछ भी बोलने से बचता है डायरेक्टली, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है ना? कुछ भी बोलेंगे तो इससे पहले हम सोचते हैं कि हमें क्या बोलना है। लेकिन कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ डिसीजन तुरंत लेने पड़ते हैं, जैसे ट्रैवल एडवाइजरी कि भाई अभी कोई ट्रैवल नहीं करेगा, वहाँ पे इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। साथ ही जो बॉर्डर सिक्योरिटी उसको विजिलेंस है उसको इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन ना आए, यहाँ पे स्मगलिंग ना बढ़े, इस तरह का इशू यहाँ पे ना आए। ये चीज भारत ने शुरुआती दौर में शुरू किया। यूएन, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉल्ड ऑफ रिस्ट्रेन किया, क्रिटिसाइज किया यूज ऑफ लिथल, जो फोर्सेस, जो सरकारी जो फोर्सेस हुई हैं, आर्मी का जो यूज किया गया है, लोगों की जो हत्याएं हुई हैं, गोलीबारी हुई है, उसको इन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया, बड़ी संस्थाओं ने। चाइना ने भी अगर हम बात करें मॉनिटरी क्लोज कर रहा है, मे सीक एक्सपेंड इट्स रोल इन नेपाल, तो आगे ये बड़ा रोल निभा सकता है, चाइना क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। तो चाइना और इंडिया के बीच में अभी ये सबसे बड़ा इशू है कि जो नेपाल का जो इस क्राइसिस हुआ है, उनमें कौन सा देश आगे आता है और उनकी जो रियल प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का प्रयास करवाता है। हालांकि जो चाइना के जो सोल्यूशन होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, भारत के सोल्यूशन परमानेंट होते हैं। नेपाल में भी, नेपाल तो बात अलग है, श्रीलंका में भी चाइना ने प्रयास किया, लेकिन बाद में भारत को जाना पड़ा। मालदीव में भी चाइना ने एफर्ट डाले, भारत को सपोर्ट करना पड़ा। तो भारत का जो सपोर्ट होता है, भारत की जो पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट इंडिया की पॉलिसी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या होती है, उसका मतलब ये होता है कि भारत जो अपने पड़ोसी राज्य देश हैं छोटे छोटे, उनकी मदद तो करेगा, लेकिन उनके बदले कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो हमें लौटाएं। जैसे आप बड़े भाई हैं घर में, तो आप छोटे भाई को देते हैं 10 रुपए का, तुम जाओ चॉकलेट खा लो, लेकिन आप ये तो उससे थोड़ी बोलते हैं कि अब तुम भी हमें चॉकलेट खिलाओ। तो भारत अगर बिग ब्रदर बनता है यहाँ पे, तो उसका रोल भी इस तरह से रहता है कि वो वन साइडेड हेल्प करे, कि बदले में भले नेपाल हमें कुछ ना दे, लेकिन हमें उनकी इस तरह से मदद करने की आवश्यकता है। अब इस तरह के सारे इश्यूज भारत यहाँ को यहाँ चैलेंज करने फेस करने पड़ेंगे, खासतौर पे चाइना लेड। तो ये आज का जो इशू था, मुद्दा था, वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखा है। अब अगर हम बात करें एक और लेसन ऑफ इंडिया फ्रॉम नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट, भारत में कुछ और यहाँ पे डाटा उसको भी देख लेते हैं। यूथ एंगेजमेंट इन क्रूशियल, द प्रोटेस्ट शो दैट अनएम्प्लॉयमेंट फ्रस्ट्रेटेड यूथ कैन बिकम पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स। यहाँ पे ये चीज दिखाता है कि जो यूथ होता है ना, खासतौर पे जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो कहीं ना कहीं एक फोर्स बन सकता है इस तरह के मूवमेंट्स की। तो भारत में 23% के आसपास अर्बन यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। पीरियोडिक लेवल फोर्स का जो डाटा 2024 वो बताता है। तो यहाँ पे हमें बात आवश्यकता, मैंने जो बताया कि स्किल ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। स्किल ट्रेनिंग मतलब क्या, कि जब स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, वहीं पे उनको एक्सप्लोर करो कि उनके अंदर कौन सी टेक्निक है, किस चीज को जल्दी सीख सकते हैं। हो सकता है कोई स्पोर्ट्स अच्छे से सीख सके, हो सकता है कोई इलेक्ट्रिसिटी की चीजें अच्छे से सीख सके, है ना? तो कुछ भी कोई सीख सकता है, तो वो स्किल देने की आवश्यकता है। साथ ही अगर आप स्किल नहीं दे पा रहे हैं या दे पा रहे हैं, उसके बाद स्टार्टअप सपोर्ट देने की आवश्यकता है, फंड दिया जाए, क्योंकि भारत में लोग पास पैसा नहीं होता, दिमाग तो आइडिया बहुत होता है, लेकिन पैसा नहीं होता। तो इस तरह के स्टार्टअप सपोर्ट देने की आवश्यकता है। साथ ही सिविक पार्टिसिपेशन प्रोग्राम यहाँ पे चलाने चाहिए, जिससे सरकार और लोगों के बीच में जो गैप है वो कम हो सके। तो ये सारे जो चैलेंज है देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा सरकार को ट्रांसपेरेंसी दिखाने की आवश्यकता है, एंटी करप्शन मेजर्स लेने की आवश्यकता है। जैसे भारत में भी करप्शन देखने को मिलता है, कभी कभी आप देखते होंगे जो सीबीआई है, सीआईडी है, इनको कंट्रोल किया जा रहा है, लोकपाल को कंट्रोल किया जा रहा है, आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है ना? तो ये जो इश्यूज है ना, ये जो कीवर्ड्स जिनकी बारे में मैंने बात की ना, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाते हैं। लोकपाल का जो पद भारत में क्यों लाया गया, कि भारत में कोई भी ऐसा बड़ा पद ना हो जिसके ऊपर भ्रष्टाचार की जांच ना की जा सके। लोकपाल एवं प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकता है, लोकायुक्त मुख्यमंत्री की जांच कर सकता है, सीबीसी आरटीआई के थ्रू आप कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाते हैं, ये ऐसे पिलर्स होते हैं। साथ ही जो गवर्नमेंट जो बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे आप इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, ये बॉडीज को आप स्ट्रांग रहने दीजिए, क्योंकि अगर सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्ट्रांग रहेंगी, जो लॉस है वो स्ट्रांग रहेंगे, लॉस को कमजोर नहीं किया जाएगा, तो लोगों के मन में इतना भरोसा रहेगा कि सरकार जो कर रही है वो हमारी नजरों के सामने है। अगर लोगों की आंखें बंद हो गई, उनको दिखना बंद हो गया, तो लोग सड़क में आने पे समय नहीं लगाते। ठीक है। साथ ही यहाँ पे सरकार को यह भी देखने की आवश्यकता है कि जो आईटी रूल सरकार लेके आई थी, उसमें अगर आप देखें इंडिया टू डिबेट कंटेंट रेगुलेशन, तो वहां पे भी जो आईटी रूल आए भारत में 2021 में, इससे पहले आईटी एक्ट 2000 में आया था, सन 2000 में। लेकिन अभी बात हो रही थी कि भाई आईटी रूल्स आए, तो नए रूल्स में कुछ कंट्रोल करने की बात सरकार यहाँ पे कर रही थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंट्रोल करना है। देखिए, कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म फॉरेन जो कंपनीज होती हैं वो डाटा लेने में हमारा कर रही हैं। अभी आप देखेंगे होगे, कल परसों से 3-4 दिन से एक एआई फीचर है, कोई फोटो अपनी अपलोड कर रहा है, उसकी सुंदर फोटो बन के आ जा रही है। अब उसमें वो सारा डाटा आपका एक्सेस ले रहा है। अब आप
धड़ाधड़ अपनी फोटो डाल रहे हैं, सारा मोबाइल का डाटा आप उसको एक्सेस अलाउ कर रहे हैं। अब वो देखिए आपका डाटा लेके कहीं और बेचेगा तो उसको फ़ायदा होगा। आपकी फ़ोटो जो बना दे रहा है उसके बदले उसको हज़ारों या डॉलर्स में उनको पैसा मिलेगा। तो ये आप डाटा दे रहे हैं, लोगों के मन के अंदर अवेयरनेस इतनी नहीं है कि इस तरह की फ़ोटोज़ नहीं अपलोड करनी चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सरकार कुछ रूल्स लेके आई थी कि जिससे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो लोगों का डाटा है उसको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना कर सकें, डाटा को बेच ना सकें। डीपीडीपी एक्ट आई थी कि जो डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा प्रोटेक्शन का जो एक्ट था, उसमें भी सरकार ने यही प्रयास किया था कि लोगों का जो डाटा है वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में ज़्यादा ना जाए, साथ ही सोशल मीडिया में भी कंट्रोल किया जाए। हेट स्पीच वायरल होते हैं कि यहाँ पे अगर एआई के द्वारा वीडियो बना दिया गया कि यहाँ पे दंगा हो गया, है ना? हिंदू-मुस्लिम का, उस वीडियो को सर्कुलेट कर दिया गया सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में। अब उस वीडियो की वजह से कहीं और दंगा रियल में शुरू हो गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि सोशल मीडिया में कंट्रोल नहीं है। सोशल मीडिया में कंट्रोल करने की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पे यह ध्यान रखा जाए किस कंटेंट को कंट्रोल करना है। हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में सोशल मीडिया में। ऐसा नहीं कि हम यूनानिमस कंट्रोल्स और रेगुलेशन डाल दें। तो स्पीच और जो सेफ्टी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें रेगुलेशन लगाने की आवश्यकता है। ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी थी। इसके अलावा और कोई पॉइंट्स है? हाँ, रीजनल स्टेबिलिटी, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, तो हमें यहाँ पे यह भी आवश्यकता है कि पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस होनी चाहिए। जो नेपालीज़ होते हैं, यूथ रिजेक्ट लीडर हू इग्नोर डेली स्ट्रगल, जॉब, इन्फ्लेशन, करप्शन। लेसन इंडिया को यहाँ सीखने की आवश्यकता है कि जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं ना, वो प्रायोरिटाइज़ किए जानी चाहिए ग्रास रूट लेवल पर। ग्रास रूट मतलब क्या? लोगों की हेल्थ, लोगों की एम्प्लॉयमेंट, लोगों की एजुकेशन, वह अगर बेहतर होती रहेगी, तो सरकार के खिलाफ लोग खुश रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे लोग। लेकिन अगर यही जो बेसिक चीज़ें लोगों के साथ नहीं रहेगी, तो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं कभी भी। तो इस तरह के जो लेसन हमें सीखने की आवश्यकता है, और ये एक डेमोक्रेसी का फीचर भी होता है पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, तो ये हमारी डेमोक्रेसी का फीचर भी है। अगर हम इससे हटेंगे तो डेमोक्रेसी फिर फेल हो सकती है। साथ ही प्रोटेस्ट मैनेजमेंट एंड डायलॉग्स, यहाँ पे जब भी कोई ऐसी इशू है तो सरकार को लोगों से डायरेक्ट बात करने की आवश्यकता है, जब भी कहीं ऐसा मूवमेंट देखने को मिले। साथ ही रीजनल स्टेबिलिटी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी भी सरकार को इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। यूपी बिहार वाले रीजन में सिक्योरिटी और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। साथ ही जो साथ ही जो मीडिया है, उसके साथ भी सरकार को यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो मीडिया है, उसके साथ बेहतर तालमेल रहे। मीडिया जो होता है फोर्थ पिलर होता है हमारी डेमोक्रेसी का। तो फोर्थ पिलर हमारा ट्रांसपेरेंट रहे, है ना? जो कहते हैं ना कि जो मीडिया है वो सरकार पे बायस्ड हो गया है, इस तरह का मीडिया पे कंट्रोल ना रहे। मीडिया क्रिटिसिज्म कर सके, लोगों तक जानकारी पहुँचा सके, तो फिर मीडिया की भी फ्रीडम की आवश्यकता यहाँ पे आवश्यक हो जाती है, जिससे भारत में कभी भी इस तरह के चैलेंज ना इमर्ज होके सामने आ पाए। तो ये रहा आज का डिस्कशन नेपाल इश्यू पर। अब आप लोगों को कोई डाउट हो तभी आप लोग पूछ सकते हैं। सर पहला पॉइंट क्या था लेसन में? हम्म इसमें पहला पॉइंट क्या था लेसन फॉर यू इंडिया? यूथ एंगेजमेंट इज क्रूशियल। मतलब क्या कि यूथ की जो एंगेजमेंट है ना वो बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। 70% लोग यूथ ही हैं, है ना? तो इस यूथ की जो डिमांड है उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। यूथ की क्या डिमांड है? यूथ की डिमांड है एम्प्लॉयमेंट, यूथ की डिमांड है एजुकेशन, यूथ की डिमांड है स्किल, स्टार्टअप में फंडिंग, है ना? ये यूथ की डिमांड है। तो यूथ एंगेजमेंट इज क्रूशियल है। अगर हमें कोई लेसन सीखना है तो ये पहला लेसन है हमारे लिए। दूसरा लेसन ट्रांसपेरेंसी, एंटी गवर्नेंस मेजर। तीसरा हैंडलिंग सोशल मीडिया डिजिटल राइट। चौथा अवॉइडिंग नेपोटिज्म। पांचवा पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। छठा प्रोटेस्ट मैनेजमेंट एंड डायलॉग। एंड 7 रीजनल स्टेबिलिटी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। ठीक है? यस। और कोई डाउट किसी को? हेलो सर। हाँ जी। सर साउथ एशिया जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें हाँ। 8 कंट्रीज है। तो ज्यादातर कंट्रीज में क्या होता है कि आप सब कंट्रीज देख लो इंडिया को छोड़ के, तो कहीं हम्म ना कहीं ऐसे इश्यूज आते रहते हैं। जैसे श्रीलंका में हुआ था, मोल्डीव्स हम्म में मोल्दीव्स में हुआ था, हम्म पाकिस्तान में होता रहता है। मतलब ऐसे इश्यूज नहीं होते जो मिलिट्री का पावर, और बांग्लादेश, हम्म नेपाल। तो इसका मेजर रीजन क्या है, जो कोर रीजन है ग्लोबल साउथ में ऐसे सब? देखिए कोर रीजन इसके पीछे है लोगों का माइंडसेट। भारत में क्या है ना कि भारत के लोग ही अपने मन में डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेटिक मतलब क्या? जैसे मान के चलिए आप अपने घर में हैं, है ना? तो आपके घर में कोई डिसीजन अगर लिया जाता है घर में, ठीक है ना? घर में तो कोई सरकार नहीं है, तो पापा कोई डिसीजन ले रहे हो तो ज्यादातर घर में डिस्कशन होता है। मम्मी से पूछा जाएगा, पापा से पूछा जाएगा, दादाजी से, दादी से, भैया से, बहन से। आपस में लोग सहमति बनाते हैं, उस सहमति के आधार पर डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? है ना? जी सर। लेते हैं। क्लासरूम में क्या होता है? सभी का हाथ खड़ा किया जाता है कि ये चीज करनी है, हाथ लो, हाथ आप लोग खड़ा करिए। लोगों के मन के अंदर डेमोक्रेसी है भारत में। हर एक व्यक्ति अपने आप में डेमोक्रेटिक है।
तो जब लोग और सोसाइटी डेमोक्रेटिक होती है ना, क्योंकि हमारी जड़ें डेमोक्रेटिक हैं। हमारी जो हिस्ट्री है उसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाएँगे ना, तो हमने वहाँ पे भी डेमोक्रेसी देखी है। अगर जो नेपाल वाला रीजन जो है और इसके अलावा जो बिहार वाला रीजन है, मगध के आस-पास जो वज्र संघ है, मल्ल संघ है, तो ऐसे जो रीजन हुआ करते थे, वहाँ पे लोग आपस में सहमति बना के रूलर को सेलेक्ट किया करते थे। तो पहले से ही हम अपने मन में डेमोक्रेटिक रहे हैं। दूसरा, एक तो लोग डेमोक्रेटिक हैं, तीसरा हमने क्या किया है ना, हमारी जो हिस्ट्री है वो ग्लोरियस रही है। अदर कंट्रीज़ क्या, पाकिस्तान की तो कोई हिस्ट्री नहीं है 50 साल की, है ना? भारत की हिस्ट्री है, भारत की हज़ारों साल की हिस्ट्री है। फिर 300 साल हमने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। हमने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद हम लोग इतने सारे ट्राइबल मूवमेंट हुए, इतने सारे एग्रीकल्चर जो फार्मर मूवमेंट हुए, गांधी जी के मूवमेंट हुए। 50 साल तक हम लोगों ने गांधी जी के मूवमेंट में पूरा देश आगे बढ़ा। 50 साल तक हम लोगों ने, कहते हैं ना कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। हमने सरकार खिलाफ रिवोल्ट नहीं किया गांधी जी के नेतृत्व में। तो हमने जो 50 साल सीखा, हम मजबूत हो गए। हमारे मन में डेमोक्रेसी बैठ गई और क्योंकि हम सक्सेस भी हुए ना, आप देखिए गांधी जी के मूवमेंट हैं, 50 साल में जो उन्होंने 1915-17 में जब 15 में आए, उसके बाद चंपारण हुआ, दांडी हुआ, सहयोग आंदोलन हुआ, है ना? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसके बाद हमें आज़ादी मिली। तो हमने देखा कि जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट होता है ना, उससे सक्सेस मिलती है। हम भरोसा करते हैं डेमोक्रेसी पर, हमारे मन में डेमोक्रेसी है। साथ ही इकोनॉमिकल भी हम एम्पावर्ड हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मिलिट्री भी हमारी एम्पावर्ड है, अदर कंट्री से आप कंपेयर करोगे। फॉरेन इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री में नहीं देखने को मिलता पहले से। हमारे यहाँ लीडरशिप स्ट्रांग है, आप किसी भी पीएम को देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, तो लीडरशिप स्ट्रांग है। तो ये जो स्ट्रांग गवर्नमेंट है, स्ट्रांग लोग हैं, स्ट्रांग हमारी इकोनॉमी है, ये हमारे यहाँ पे इस तरह की रिवोल्ट नहीं होने देती। अदरवाइज आप किसी देश से कंपेयर करेंगे तो वहां पे तो ऐसा होता है ना कि उनकी इकोनॉमी छोटी है, लोग डेमोक्रेटिक नहीं है, तो उनको इन्फ्लुएंस करना आसान होता है। ये एक रीजन होता है। एक मतलब कि इस तरह कई रीजन्स हैं।